हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर रखा है क्लास 9 का, जिसमें हम नाजिज़्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा रिवीजन करें तो हमने क्या करा था अपनी लास्ट वीडियोस में कि हमने वाइमार रिपब्लिक के बारे में समझा था, थोड़ी एक ये हेलमुथ की बैक स्टोरी थी, उसके बारे में हमने समझने की कोशिश करी थी। अब उसके बाद क्या हुआ था, जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था उसके बाद क्या क्या चीज़ें मतलब जर्मनी को पे करनी पड़ी थी, क्या क्या कंपनसेशन उसको देने पड़े थे, क्या उस पर फाइन्स लगाए गए थे, ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज के बारे में जाना था मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। उसके बाद हमने क्या देखा था कि इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर क्या रहे थे, उसके बाद क्या क्या चीज़ें थी या क्या क्या इफ़ेक्ट्स जो थे वो जर्मनी के ऊपर पड़े थे। ठीक है, अब हम आगे इसमें स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि चल रहे थे या वहाँ पे हुए थे। ठीक है, अब पॉलिटिकल रेडिकलिज्म में क्या मतलब है यहाँ पे कि देखो हुआ क्या था बेसिकली कि जर्मनी में वाइमार रिपब्लिक आ चुकी थी और ये हमें अच्छे से पता है कि लोग जो थे वाइमार रिपब्लिक को अपोज कर रहे थे। ठीक है, अब हुआ क्या था कि अपोज करते करते ना वहाँ पे एक नई पार्टी बन के आ रही थी, एक उभर के आ रही थी जो कि थी स्पार्टकस लीग। अब ये स्पार्टकस लीग क्या थी इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि बेसिकली देखो ये क्या थे। क्योंकि वाइमार रिपब्लिक को सब अपोज कर रहे थे तो हर कोई चाहता था कि भाई सब अपने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ वहाँ पे एफर्ट्स डाल रहे थे कि वाइमार रिपब्लिक वहाँ से चली जाए। अब इसी बीच में एक पार्टी उभर के आई जिसका नाम था स्पार्टकस लीग। और स्पार्टकस लीग क्या थी, ये भी वाइमार रिपब्लिक की बहुत बड़ी विरोधी थी। ठीक है, एक उसको बहुत ज़्यादा अपोज कर रही थी ये। अब इसमें था क्या, स्पार्टकस लीग जो थी बेसिकली वो जो हमने रशियन रिवॉल्यूशन, अगर हमने चैप्टर जो पढ़ा था उसका याद हो किसी को, तो उसमें क्या था, वो बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन जो आया था उस पर कहीं ना कहीं उसी के पैटर्न पे बेस्ड था। अगर नहीं भी आया तो बहुत शॉर्ट में समझते हैं कि देखो रशियन रिवॉल्यूशन जब चल रहा था वहाँ पे तो वो लोग भी एक कम्युनिस्ट टाइप एक पार्टी बन के आई थी। ठीक है, वहाँ पे जो कि उधर के लोगों को या उसकी बेसिकली जो व्लादिमीर था वहाँ पे उसको अपोज कर रहे थे। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम वही पैटर्न फॉलो हो रहा था। बॉल्शेविक रशियन जो रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया में उसी को फॉलो करते हुए हो रहा था। अब मैंने बेसिकली कम्युनिस्ट क्यों बोला यहाँ पे कि यही लोग जो होंगे वो आगे चल के जर्मनी के कम्युनिस्ट पार्टी को क्रिएट कर रहे हैं, स्पार्टकस लीग वाले। ठीक है, तो कीप इन माइंड ये जब हम आगे पढ़ेंगे तब हमारे ये काम आएगा। और जितने भी पैटर्न्स हम अभी पढ़ रहे हैं कि एक तो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो जाएगी, ठीक है, लोग पॉलिटिकल मैटर में या जितनी ये वाइमार रिपब्लिक थी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो ये सारे ही जितने भी अभी हम पॉइंटर्स पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली हिटलर के राइज में यही सब हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अगर हम हिटलर की समझो तो देखो वो ऐसे एकदम से नहीं आया था कि भाई उठ के आ गया, ये सारी चीज़ें हिटलर के राइज में काम करेंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, वही बता रहे जो सोवियट्स थे। ठीक है, सोवियत से मतलब आप ये समझो यहाँ पे कि जो वर्कर्स थे या जो सेलर्स थे वहाँ पे ना, बेसिकली उन्होंने क्या करा, वो छोटी छोटी वो बना रहे थे, ग्रुप्स बना रहे थे, पॉलिटिकल ग्रुप्स बना रहे थे अलग अलग सिटीज़ में। ठीक है, जो बर्लिन था, बर्लिन बेसिकली एक वहाँ पे सिटी है जर्मनी के अंदर, उसमें क्या हुआ था, वो बहुत ज़्यादा सोवियत स्टाइल गवर्नेंस को चाहती थी। उन लोगों का बेसिकली मानना ये था कि देखो डेमोक्रेसी वगैरह जो है यहाँ पे वर्क नहीं करने वाली जर्मनी के अंदर। तो जैसे वहाँ पे सोवियत यूनियन में जो चल रहा था उस टाइम पे, रशिया में जो चल रहा था, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी या जो कम्युनिस्ट वे था, हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या चल रहा था, तो एक वॉर टाइप क्रिएट हो चुका था स्पार्टकस लीग के लोगों के बीच में और वाइमार रिपब्लिक के लोगों के बीच में। तो जो वाइमार रिपब्लिक के सपोर्टर्स हैं बेसिकली उनको सोशलिस्ट बोला जा रहा है। ठीक है, और जो स्पार्टकस लीग के सपोर्टर्स हैं उनको बेसिकली हम कम्युनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा क्राइसिस वहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, इसी के अपोज में क्या हुआ था कि भाई जब स्पार्टकस लीग उठ के आ रही थी तो इसी को अपोज करते हुए जो सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट्स या जो कैथलिक्स थे, ये वही लोग हैं जो कि वाइमार रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे। ये वाइमार में मिले और इन्होंने सोचा कि हमें किस तरीके से अपना डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है जर्मनी का उसको बचा के रखना है, उसके लिए हमें क्या क्या काम करने हैं। अब ये ऐसा क्यों सोच रहे थे, बेसिकली जो स्पार्टकस लीग वाले थे या जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा मतलब एक विद्रोह की भावना इन लोगों के अंदर होती थी। मतलब ये लोग अगर अपोज कर रहे थे तो अपोज करने में मतलब इनका यही नहीं था कि उनकी चीज़ों को चैलेंज करना, इनका मतलब यहाँ तक पहुँच जाता था कि हमले करना भी शुरू कर देते थे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि भाई हमले हो रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, हमें उसको कैसे हैंडल करना है,
तो वाइमर रिपब्लिक ने एक मीटिंग करी और वहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने फिगर आउट करी। तो बेसिकली इन्होंने करा क्या, यहाँ पे जितने भी जो वॉर में जो लोग रहे थे, जो हमारे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे बहुत सारे सोल्जर्स थे ऑब्वियसली जो लड़ रहे थे, तो ये लोग करते क्या थे, जो वही जो अच्छे सोल्जर्स होते थे ना, ये इन्हीं लोगों के जो दंगे होते थे या ये लोग जो हमले करते थे स्पार्टकस लीग वाले, उनको रोकने के लिए इन्होंने सोल्जर्स वगैरह की हेल्प लेनी शुरू करी। तो ये यहाँ पे जो वर्ड बेसिकली लिखा है ना कि ये क्या कर रहे थे, तो वाइमार रिपब्लिक क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ द वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉप्स। तो फ्री कॉप्स बेसिकली क्या है, ये वही वाले लोग हैं और इनके ऑर्गेनाइजेशन को फ्री कॉप्स बोला जाता था, वही जो सोल्जर्स हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा था, यहाँ पे जो स्पार्टकस थी उन्होंने ही आगे चल के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी, ठीक है, ये मैंने अभी भी बताया था आपको। अब दूसरा क्या हुआ, जो कम्युनिस्ट और जो सोशलिस्ट थे हैंडफोर्स बिकम इररिकॉग्निबल, मतलब अब कंसाइलेबल। अब यहाँ देखो बेसिकली क्या मतलब वो ये बता रहे हैं कि इनकी दुश्मनी इतनी हद तक बढ़ चुकी थी कि इनके बीच में कभी भी सुलह होने के चांसेस थे ही नहीं, ठीक है। और क्योंकि ये एक दूसरे के इतने बड़े वो बन चुके थे, विद्रोह मतलब सब क्या कहना चाहिए, अपोज कर रहे थे ये लोग बेसिकली। तो यहाँ पे इस वजह से ये भी एक बहुत कॉज रहेगा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज रहेगा हिटलर के उभर के आने का, ठीक है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, पॉलिटिकल मतलब अगर आप मैटर देखो यहाँ पे, एक कंट्री के अंदर जब इतना ज़्यादा जो पार्टीज़ होती हैं वो आपस में इतना लड़ रही होती हैं, तो लोगों को वो चीज़ें वैसे भी पसंद नहीं आती हैं। क्योंकि उस टाइम पे एक रोलिंग पार्टी या कोई भी जो पार्टीज़ वर्क कर रही हैं, उनका फोकस डेवलपमेंट से हट के, लोगों से हट के सिर्फ लड़ाइयाँ अपने आपस में करने में लग जाता है, ठीक है। तो ये एक कारण बनेगा बहुत बड़ा आगे चल के हिटलर के राइज होने का, मतलब ये भी एक वन ऑफ दी मैं बोलूँगी कॉजेज रहेगा ये, ठीक है। अब क्या होगा, जो रेवोल्यूशनरी थे या जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा इसके लिए रेडिकल सॉल्यूशन के लिए वेट कर रहे थे। रेडिकल सॉल्यूशन मीन्स कि भाई बीच का रास्ता निकल जाए, शांति आ जाए, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहे कि जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन था वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। अब ये इतना हो क्यों रहा था, इतना एक्सेस पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों बढ़ गया था, क्या ज़रूरत पड़ी थी कि स्पार्टकस लीग उठ के आई थी। हमें पता है कि लोग अपोज कर रहे थे, बट अपोज करने का रीज़न क्या था, हमें अच्छे से अगर याद हो, हमने पढ़ा था 200 साल पहले पढ़ा था ना हमने पुरानी वीडियो में, तो उसमें बेसिकली क्या लिखा था कि भाई जो वाइमार थी उसने जो वर्सलाई की ट्रीटी पे जो साइन करा था, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे उससे, तो वही चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हो रही थी। तो एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस वही हो गया था कि इतना बड़ा कंपनसेशन हमें देना पड़ रहा है, इतनी सारी चीज़ें हमें उसमें पे करनी पड़ रही हैं। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे ना कि जब हम आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कितनी ख़राब सिचुएशन डे बाय डे जर्मनी के अंदर होने लग जाएगी, ठीक है। कि अब सबसे बेसिकली हम ये याद रखते हैं कि उसको $6 बिलियन का हमें उसे कंपनसेशन पे करना था जर्मनी को। तो उसी टाइम की अगर हम बात समझें, वो ये बता रहा है कि देखो 1923 में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ गए थे, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस में बेसिकली हुआ क्या था, जो जर्मनी था वो बहुत, जितनी भी उसने लड़ाइयाँ लड़ रहा था वो उस टाइम पे, ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जितनी भी उसने लड़ाइयाँ लड़ी, बेसिकली वो लोन्स लेकर भी लड़ रहा था। तो अब आप देखो कि एक तो उसको कंपनसेशन वो पे करना है, ऊपर से जो उसने लोन ले रखा था जर्मनी ने, अब उसको वो भी पे करना है, ठीक है। तो हैड टू पे वार रिपरेशन इन गोल्ड। अब उसने क्या स्टार्ट करा कि भाई जो वो लोन दे रहा था, अभी तक तो वो कहीं ना कहीं करेंसी में दे रहा था, बट अब उसके पास वो भी सोल्यूशन नहीं बचा था, ठीक है। इसने क्या करना स्टार्ट करा कि भाई अपना गोल्ड भी देना शुरू कर दिया। इसने बोला कि पैसे नहीं है, गोल्ड ले लो। अगर नहीं समझ आया तो बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ, ये करा गया इसने। जैसे पुरानी पिक्चरों में होता था कि एक ऐसी लोन ले लेते थे, तो फिर वो लोग अगर रीपे नहीं कर पाते थे तो एक आंटी आती थी अपने बहुत सारे गहने लेके कि प्लीज़ आप ये ले लो, है ना, और हमारा लोन माफ़ कर दो। तो कुछ इसी तरीके का सीन हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो पैसे जो रिटर्न कर रहे थे अपना लोन, बेसिकली वो गोल्ड में देना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो गोल्ड रिजर्व था, जो गोल्ड रिजर्व था ना, जो पूरा रिसोर्स जितना भी गोल्ड उसके पास था भाई वो ख़त्म ही हो गया, मतलब मोस्टली नील के पास ही पहुंच गया था वो।
और धीरे धीरे टाइम देखोगे तो लगेगा कि भाई बिल्कुल गोल्ड ही नहीं बचेगा इसके पास, ऐसी स्थिति इसके जर्मनी की हो रही थी वहाँ पे, ठीक है। मतलब हद से ज़्यादा कमी आ गई थी गोल्ड, एटलीस्ट मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ज़ीरो हो गया था उस कंट्री से, बट हाँ बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी थी। अब देखो 1923 में ही आगे क्या हुआ, जर्मनी के पास पैसा तो बचा नहीं, गोल्ड उसने देना शुरू करा, अब उसका गोल्ड भी ख़त्म होता आ गया। अब उसने फाइनली मना कर दिया कि देखो जो भी मेरा लोन है या जो भी चीज़ें मेरे को जो मेरे पे फ़ाइन लगाए थे, जो मैं उसको रीपे कर रहा हूँ, वो मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो अलाइज पावर ने ऑब्वियसली इस पे लगाया था फ़ाइन, तो अलाइज पावर के सामने ही जाके इसने बोला कि भाई जर्मनी के लोगों ने, मतलब जर्मनी के लोग नहीं, बेसिकली जर्मनी ने बोला कि हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने क्या करा, इसका जो इंडस्ट्रियल एरिया था रूह करके, अब इसमें बेसिकली था क्या इंडस्ट्रियल एरिया में, ये वो एरिया था जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जर्मनी के लिए वो लोग कर रहे थे। अब उसको उसने ऑक्यूपाई कर लिया और जितना कोल था इसका वो भी इसने अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। जो वो एरिया था इंडस्ट्रियल एरिया, उसको ऑक्यूपाई करने का मेन रीज़न ये था कि वहाँ पे जितना भी कोल है वो सारा फ्रांस के पास आ जाए, ठीक है, या फ्रांस लोग अपने पास उसको ले रहे हैं। अब जर्मनी का क्या हुआ, देखो वो बार बार वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसने ये करा कि भाई अब अगर हमें कुछ सिचुएशन निकालनी है तो हम एक काम करते हैं, करेंसी छाप लेते हैं। इन्होंने कुछ वैसे ही काम करा जो आजकल मेरे हिसाब से ज़्यादातर बच्चे यही सोचते होंगे कि यार इतनी गरीबी है, क्यों ज़्यादा नोट नहीं छाप लेते हम लोग, है ना, ज़्यादा नोट छापो, सबको थोड़े थोड़े नोट दे दो, गरीबी चली जाएगी। ये कुछ वैसे ही सीन इसने रियलिटी में कर लिया। अब ये क्यों गलत है ये अब आपको समझ आएगा। गलत इसलिए है कि देखो जब इसने अपनी पेपर करेंसी इसने छापनी शुरू करी ना, तो इसने पहले तो सबसे बड़ी गलती ये करी कि इसने बहुत ज़्यादा छाप लिया उसको, मतलब रेकलेसली मतलब बिना परवाह करे ये छापता ही चला गया। उसके बाद क्या हुआ, जिसकी वजह से जो प्रिंटेड मनी जो सर्कुलेशन में था उसकी वैल्यू कम हो गई। जो जर्मनी का जो करेंसी है उसकी वैल्यू है मार्क, ठीक है, करेंसी जो है वो बेसिकली उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरनी शुरू हो गई। अब गिरनी शुरू हुई तो इसमें हुआ क्या, देखो अप्रैल के टाइम पे जब ये चीज़ें होनी स्टार्ट हुई, ठीक है, इसने पैसे छापने शुरू करे, तो उस टाइम पे अप्रैल के टाइम पे जो अगर मैं बोलूँ एक मार्क की वैल्यू, एक मार्क, एक जर्मनी की जो एक करेंसी उसका मतलब, ठीक है, तो एक मार्क की वैल्यू कितनी होगी, 24,000 US डॉलर्स हो गई। अब आप सोचो हमारी जो US डॉलर, अगर हम अपनी करेंसी की बात करें तो वो 80 रुपीज़ के अराउंड है एक मतलब US डॉलर के, ठीक है। अब इसकी हो गई थी 24,000 मार्क। जुलाई आते आते इसका टाइम क्या हुआ कि 3,53,000 मार्क तक पहुंच गई, ठीक है। फिर अगस्त आते आते क्या होगा कि ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये अगर मैं यहाँ के हिसाब से बोलूँ तो 46,21,000 मार्क्स हो जाएगी। देन उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर आते आते फाइनली इसकी वैल्यू पहुँच गई करोड़्स में, ठीक है, तो 9,88,60,000 मार्क हो जाएगी। एक मतलब आप ये लगा लो $1 की वैल्यू, या इतने सारे मार्क देने के बाद वो $1 के इक्वलेंट होगा। अब ये जो फिगर थी वो धीरे धीरे ट्रिलियंस तक भी चली गई। अब आप सोचो ये अभी तो ये करोड़्स में आई थी, अब ये ट्रिलियंस में पहुंच गई है। तो अब वो ये बता रहा है कि जैसे जैसे मार्क की वैल्यू कम होती जा रही थी, इसी तरीके से जो मतलब अगर मैं बोलूँ कि जितनी भी वहाँ पे चीज़ें थी, मतलब खाने के पैसे, किसी भी चीज़ की जो वैल्यूएशन थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों के मतलब इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया कि लोग उन चीज़ों को खरीद ही नहीं पा रहे थे, मतलब बेसिक नीड नहीं पूरी कर पा रहे थे। अब अगर आप सोचो आपके घर में सबसे बेसिक नीड क्या है कि आपको डेली एटलीस्ट खाना तो मिलता रहे, है ना, यू नीड टू हैव सम ब्रेड, या फिर आपको रोटी चाहिए, चपाती चाहिए, है ना, राइस चाहिए, ये आपकी बेसिक नीड में आता है। कि अगर आपके पास कभी ख़राब भी सिचुएशन है और आपके पास कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं था, एटलीस्ट घर में एक रोटी दाल चावल कुछ तो ऐसा बन रहा हो ना आपके घर में। तो इनके यहाँ बेसिकली ऑब्वियसली ये लोग ब्रेड खाते हैं। तो अब आप ये देख सकते हो कि वहाँ पे लोगों की इतनी ख़राब सिचुएशन हो गई कि वो मतलब भर भर के ट्रॉलीज़ भर भर के जो कार्ट लोड होता है वो भर भर के लेके जाते थे सिर्फ एक ब्रेड का पीस खरीदने के लिए। और ये जो चीज़ होने लगी ना, ये पूरे वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया में ये चीज़ फैल गई थी, ठीक है। इसकी मतलब अगर आप
देखोगे तो इतना ख़राब सिचुएशन था, पूरी दुनिया में इस चीज़ के बारे में पता चलना शुरू हो गया था और लोगों की सिंपैथी फिर बढ़नी भी शुरू हो गई। ठीक है, अब ये तो हो ही रहा था। दूसरा इसके अलावा क्या हुआ, अब इसी की वजह से मतलब ये जो इतना ज़्यादा करेंसी नोट छापे, इतनी ख़राब सिचुएशन हुई, इसकी वजह से क्या हुआ, हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब कि जो प्राइसेस थे ना चीज़ों के वो एक्सट्रीमली बढ़ गए। मतलब आप ये लगाओ कि एक बंदा करोड़ से लेके जा रहा होगा कि सिर्फ एक उसको एक ब्रेड का कुछ पीस मिल जाए जो वो अपने घर को खिला सके। ठीक है, तो ये सिचुएशन आ गई थी वहाँ पे। अब इसको देखते हुए जब ये चीज़ पूरी फैली पूरे वर्ल्ड में, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो अमेरिकन्स थे उन्होंने इसमें इंटरवेन करने की सोची। ठीक है, अगर नहीं याद तो बहुत अच्छे से याद रखना कि जो अमेरिकन्स थे वो अलाइज पावर के साथ जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ज्वाइन हो गए थे और लड़ाई में उन्होंने अलाइज पावर का साथ दिया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि मतलब इतनी ख़राब सिचुएशन देखते हैं अमेरिकन्स को थोड़ी सी इन पर आएगी और अमेरिका इसको हेल्प करने आएगा। तो उसने क्या कोशिश करी कि भाई जर्मनी के ऊपर से सबसे पहले तो ये जितना भी लोन चल रहा है उसको ख़त्म कराओ, ताकि वो जितना भी पैसा अपने अंदर जनरेट कर रहा है उसकी करेंसी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उस पर रोटेट होनी शुरू हो और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सुधरे। तो इसलिए उसने क्या करा कि वो आया, इंटरवेन करा उसने। इंटरवेन मतलब वो आया और इन चीज़ों में उसने समझने की कोशिश करी और जर्मनी को एक मतलब उनका उसने क्या करा, बेसिकली बेस प्लान करके एक प्लान था जो कि उसने इंट्रोड्यूस कराया जिससे कि जर्मनी अपने क्राइसिस से बाहर आ पाए। ठीक है, इसमें बेसिकली हो क्या रहा था, इसने क्या करा, रीवर्क द टर्म्स ऑफ द रिपेरेशन टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द जर्मन। तो इसने कोशिश ये करी कि भाई बहुत सारा इसका लोन इसका माफ़ कराया और कुछ पैसे भी इसको मतलब यूएसए ने अपनी तरफ से भी कुछ इसको लोन्स दिए कि जिसकी वजह से थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन इसका कम हो और ये किसी मतलब एक अच्छे तरीके से अपने कंट्री में कुछ ना कुछ ये थोड़ा डेवलपमेंट कर पाए ताकि लोगों की सिचुएशन थोड़ी बेटर हो। ठीक है, अब आता है ईयर ऑफ डिप्रेशन। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको इसलिए भी याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ना जो ये वाला पार्ट है आपका ईयर ऑफ डिप्रेशन, ये आता है कि जब बेस प्लान इंट्रोड्यूस हो गया था तो उसके बाद भी क्यों जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ा इशू हो गया था संभालना खुद को। ठीक है, या वो सीधा सा क्वेश्चन उसमें ये आता है कि 1924 से 1928 तक क्या चेंजेस हुए थे। ठीक है, या वो सीधा सा आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या मतलब हिटलर के राइज से पहले क्या क्या कारण कुछ मतलब क्या क्या कॉजेज़ या क्या क्या ऐसी चीज़ें रही थी। तो इन थोड़ा सा इस पार्ट को याद रखना। मतलब अगर ये कुछ नहीं भी आया ना तो अगर आपको इस वाले पार्ट में तो थोड़ा बहुत वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के बारे में भी पूछ लेगा, कुछ नहीं भी पूछा तो वो ये पूछ लेगा कि क्या वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज की वजह से क्या इफ़ेक्ट्स पड़े थे जर्मनी के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए पार्ट याद रखना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब देखो बेसिकली हुआ गया है यहाँ पे, ये जितनी कहानी चल रही है 1923 के आसपास मतलब उसी साल की चल रही है ये। ठीक है, अब वो ये बता रहा है कि उसके बाद यूएसए आया, उसने लोन दिया और उसके बाद क्या हुआ कि जो थोड़ा सा स्टेबिलिटी उसमें आनी शुरू हुई कि उसका फाइनेंशियल बर्डन कम हो। अब आप सोचो जब इसकी मार्क की वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर चुकी है, जब वो करोड़ में दे रहा है और एक यूएस डॉलर के लिए अगर उसने कुछ हज़ार यूएस डॉलर भी दिए होंगे तो जर्मनी के वैल्यू के अकॉर्डिंग वो काफ़ी मिलियंस में पैसा हो गया होगा। राइट, तो अब आप देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ईयर्स ऑफ डिप्रेशन में ये बता रहा है कि जो 1924 से 1928 बीच के कुछ साल जो है थोड़ा अच्छा स्टेबिलिटी वहाँ पे देखने को मिली जब यूएसए ने हेल्प करी। ठीक है, लेकिन ये जो सिचुएशन थी ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी और अब इसके बाद इसके साथ और ज़्यादा भी सिचुएशन हिलने वाली है जर्मनी के साथ। ठीक है, अभी जो स्टेबिलिटी आई इसमें क्या हुआ, जो जर्मनी था उसने थोड़ा इंडस्ट्रियल रिकवरी करी। ठीक है, कुछ शॉर्ट टर्म्स लोन पे वो तब भी डिपेंडेंट था बट उसको लोन दे कौन रहा था, ऑब्वियसली यूएसए दे रहा था। तो वो थोड़ा थोड़ा लोन देता रहता था, शॉर्ट टर्म लोन्स देते रहता था यूएसए जर्मनी को। वो इन्वेस्टमेंट करता था, थोड़ा इंडस्ट्रीज अपनी बिल्डअप करता था, दोबारा से चीज़ों को स्टेबलाइज करता था वो। इससे क्या हुआ, दिस सपोर्ट वॉज विदड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश इन 1929। अब आएगी सबसे ख़राब सिचुएशन, नॉट ओनली इन जर्मनी लेकिन आप देखोगे तो यूएसए और यूरोप सब हिलने वाला है अभी सिचुएशन के बाद। अब होगा क्या, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है बेसिकली क्या है, ये यूएसए का स्टॉक मार्केट है एक तरीके से। ठीक है, तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में क्या होगा, 1929 में उसका स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगा। ठीक है,
अब ये जो क्रैश होगा, क्रैश होने की वजह से क्या होगा, उसकी वजह से उसके जो सारे प्राइसेस थे, ठीक है, वो एकदम से स्टॉक के प्राइसेस गिर गए। अगर अभी भी किसी को थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का पता हो तो उसमें बेसिकली क्या होता है, जब स्टॉक के प्राइसेस गिर जाते हैं तो वो एक लॉस होता है, ठीक है, एक बंदे के लिए। तो अब इसमें यही सीन था कि जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में क्या हुआ कि भाई जब वो क्रैश हुआ तो प्राइसेस गिर गए। अब लोगों को गिरे या नहीं गिरे, लेकिन उससे पहले लोगों को डर बहुत जल्दी बैठ गया था कि अब तो प्राइसेस गिरने वाले हैं, अब तो सिचुएशन ख़राब ही होने वाली है, ठीक है। मतलब प्राइसेस ऑब्वियसली गिरे थे बट अभी स्टार्टिंग थी, और ये सिचुएशन ख़राब होगी या नहीं अभी एग्जैक्टली प्रेडिक्टेड नहीं था, बट लोगों को लगा कि अब तो सिचुएशन ख़राब होने वाली है। लोगों ने क्या करा, जैसे तैसे करके जितने स्टॉक्स लोगों के पास पड़े थे, जितने शेयर्स थे, लोगों ने सारे इधर उधर सेल आउट कर दिए सिंगल डे में। वो ये कह रहा है कि 24 अक्टूबर को एक दिन में बेसिकली क्या हुआ कि 13 मिलियन शेयर्स जो थे वो बेच दिए गए। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत गंदा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, ठीक है। इकोनॉमिक डिप्रेशन में क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऐसे क्यों बोला जा रहा है कि आने वाले जो 3 साल होंगे ना, उस जो यूएसए की हालत होगी वो बिल्कुल आधे से ज़्यादा गिर जानी है। जो उसकी नेशनल इनकम है वो भी इतनी ख़राब सिचुएशन में नीचे, बिल्कुल हाफ से नीचे चली जाएगी उस करंट सिचुएशन से। अब इसमें क्या हुआ, जितनी फैक्ट्रीज थी यूएसए में वो सारी बंद हो गई, एक्सपोर्ट गिर गया बुरी तरीके से, जो फार्मर्स थे उनको तो और भी बुरी हालत हो गई वहाँ पे लोगों की, ठीक है। और जितने भी स्पेकुलेटर्स थे, स्पेकुलेटर्स बेसिकली अगर किसी को नहीं पता तो ये ऐसा समझ लो कि जिन लोगों का पैसा मार्केट में लगा होता है, तो इन लोगों का पैसा भी गिर गया। मतलब ऑब्वियसली इन्होंने अपना सारा पैसा निकाल लिया किसी ना किसी तरीके से करके। अब क्या हुआ, इसकी वजह से यूएस इकनॉमी थी वो मतलब पूरी दुनिया को उसने हिला दिया था, ठीक है। अब क्यों हिला दिया था इसका बहुत मतलब ऐसा समझ लो कि क्या होता है ना कि यूएस डॉलर जो है वो एक कॉमन करेंसी मानी गई है सब जगह के लिए, ठीक है, सारी कंट्रीज़ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो एक मतलब सारी भी नहीं तो मतलब आप ये समझो कि मोस्टली इन यूरोप बहुत बेसिक, हमने जो एक बेसिक वैल्यूएशन रखी है वो यूएस इकनॉमी, वो सॉरी यूएस डॉलर रखा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस उसमें क्या होता है कि यूएस बहुत पावरफुल नेशन रहा है, ठीक है। तो पावरफुल नेशन होने की वजह से वो हर दूसरी कंट्री के साथ उसका कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है। मतलब आप ये लगा लो कि भाई पैसे देने में लेने में, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, कुछ भी नहीं तो आर्म्स एंड एनुमिनेशन वो बनाता रहता है, तो उसको बेचता है, खरीदता है। अब तो इसलिए क्या होता है ना, सारी ही कंट्रीज चाहे कितना भी उनमें एक दूसरे में दुश्मनी हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ वो तब भी कनेक्टेड हैं, चाहे थ्रू एंड थ्रू कनेक्टेड हो, लेकिन वो सब कनेक्टेड होते हैं, उनके सोर्सेज कनेक्टेड रहते हैं। तो इसी तरीके से यूएसए के साथ भी यही सेम सीन हुआ। अब जब ये हुआ तो पूरी दुनिया में इसको बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में बहुत प्रॉब्लम आ गई, बाकी कंट्रीज़ की सिचुएशन भी ख़राब होनी शुरू हुई, लेकिन जो जर्मनी था उसकी तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। कैसे ख़राब होगी, अब जो 1932 आते जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा जर्मनी ने करना शुरू करा था, उसने अपनी सिचुएशन को सही करना शुरू करा था, वो 40% तक जो है वो फिर से कम हो जाएगी, ठीक है, जितनी उसकी 1929 पे थी, ठीक है, उससे वो 40% कम हो जानी है 32 आते। जो वर्कर्स थे उनकी फिर से जॉब्स गई और उनके जो वेजेस मतलब जो उनकी सैलरीज उनको मिलती थी वो भी कम हो के मिलने लगी। जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयड थे, मतलब जितने भी लोग थे जो कि कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे या वो जो ढूंढ रहे थे, ठीक है, वो मतलब आप ये लगा लो कि 6 मिलियन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। जो अनएम्प्लॉयड लोग थे वो 6 मिलियंस लोग जो थे जर्मनी के अंदर वो उस टाइम पे अनएम्प्लॉयड थे। तो इसका क्या इफ़ेक्ट आया, इसका इफ़ेक्ट ये आया है कि भाई लोग जो थे उनकी इतनी ख़राब सिचुएशन थी कि वो सड़कों तक पे आ गए जर्मनी के, और वो क्या करते थे अपने गले में वो एक ऐसा कार्ड लेके पहनते थे जिसमें लिखा होता था विलिंग टू डू एनी वर्क। मतलब लोगों की ऐसी सिचुएशन आ गई थी जो अच्छे लेवल पे कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, वो लोग इस सिचुएशन में आ गए कि भाई चाहे कुछ भी काम दे दो लेकिन कोई काम दे दो, ऐसी सिचुएशन थी। जो अनएम्प्लॉयड यूथ था, जो बेरोज़गार लोग घूम रहे थे वहाँ पे, जो जवान यूथ होता है, वो क्या कर रहे थे, वो या तो वो स्ट्रीट पे बैठ के सिर्फ वो पत्ते खेल रहे थे, ठीक है, या फिर वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम लगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है ना, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिसमें सारे अनएम्प्लॉयड अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं
और जो कंपनीज होते हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर कराती है, तो वो अपनी वैकेंसीज वहाँ पे बताती रहती हैं और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले उनको वहाँ पे भेजते रहते हैं, मतलब काइंड ऑफ रिक्रूटर्स समझ लो आप। अब क्या होगा कि अब जैसे जैसे जॉब चली चली जाएगी वहाँ पे, अब जो यूथ लोग होंगे, ऑब्वियसली जब किसी के पास जॉब ही नहीं है, इतनी ख़राब सिचुएशन है, तो उन लोग वहाँ पे क्या हुआ, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, क्राइम बढ़ना शुरू हो गया वहाँ पे, ठीक है। और मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई कि मतलब कॉमन प्लेस तक पे क्राइम बहुत ईजीली हो जाता था। अब क्या हुआ, जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे उन्होंने इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर डर बिठा दिया था, स्पेशली जो मिडिल क्लास लोग थे या जो सैलरी पे डिपेंडेंट थे या पेंशन्स पे डिपेंडेंट थे। उन्होंने देखा कि उनकी जो करेंसी जो थी उसकी ऑब्वियसली वैल्यू जा रही थी, या जो भी उन पे पैसा आ रहा था वो पैसा अब अचानक से वो पैसा इतना कम लगने लगा था कि लोगों पे कोई मतलब उसका जो इतना भी पैसा आ रहा था ना वो कोई काम ही नहीं आता था, ठीक है। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे या जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे या जो रिटेलर्स थे, उनका क्या हुआ, उनका पूरा का पूरा बिजनेस ख़त्म होने लग गया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, जो सोसाइटी थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रोलेटरनाइजेशन का जो मतलब इससे ज़्यादा इसका जो डर था वो भर गया था। अगर नहीं पता तो यहीं पे लिखा है कि भाई जो हमारा लेवल है, जो हमारा वर्किंग क्लास का जो लेवल है वो मतलब ऐसा हो जाए या मतलब और ख़राब सिचुएशन, मतलब हम अपने मिडिल क्लास से लोअर क्लास में ना चले जाएं, ठीक है। उनको डर ये था। दूसरा क्या था, जो वर्किंग क्लास थी उनको मतलब ये भी डर था कि भाई हमारी जो हम जहाँ पे काम करें हमारी वहाँ पे भी रैंक मतलब लोगों का प्रमोशन होने की वजह डिमोशन होता था, ठीक है। और भी ख़राब सिचुएशन होने लगी या फिर वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हो जाते थे, ठीक है। सिर्फ जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते थे कुड मैनेज टू कीप देयर हेड अबव वाटर। ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स मतलब ये है कि भाई ये जो वो लोग हैं जो जिनका कुछ बेसिक नीड का काम था, ठीक है, या वो लोग जिनका काम बहुत इम्पॉर्टेंट था, या मतलब जैसे ही होता ना, आप देखोगे जैसे हमने अभी क्या देखा कोविड के टाइम पे सिर्फ जो ये परचून की दुकानें होती थी वो ज़्यादा चल रही थी, तो ऐसे ही वहाँ जो पीजेंट्री लोग थे, पीजेंट्री मतलब जो ये एग्रीकल्चर ये किसान जो होते हैं, ठीक है, उनके एग्रीकल्चर का प्राइसेस जो था वो गिर गया, वो वहाँ पे सिचुएशन ख़राब हो गई। जो वुमेंस होती थी उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि भाई वो अपने बच्चों को खाना तक नहीं खिला पा रही थी क्योंकि खाना ही नहीं आ पाता था। ऐसी सिचुएशन थी कि खाना मतलब आप ये लगा लो इतना महंगा हो चुका था कि लोग उसको भी लेने के लिए बड़े प्रॉब्लम में आ चुके थे, ठीक है। वर फील्ड विद अ सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर, मतलब ऑब्वियसली उन लोगों के बीच में बहुत ख़राब सिचुएशन आ चुकी थी, लोगों के अंदर डर और मतलब एक होता है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो भी ख़त्म हो चुकी है। पॉलिटिकली भी अब यहाँ पे क्या हुआ, जो वाइमार रिपब्लिक थी ऑब्वियसली उसकी हालत तो और ख़राब हो चुकी थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो चुकी थी। फ्रेजाइल मीन्स वो उसकी हालत ऐसी थी कि भाई ये कभी भी ख़त्म हो सकती है वाइमार रिपब्लिक, क्योंकि एक तो उसको वैसे कोई पसंद नहीं कर रहा था, ऊपर से ट्रीटी ऑफ वर्साइल, उसके बाद क्या हुआ कि स्पार्टस लीग हो गई। अब क्या हुआ, ये उसने क्या करा, अपना पहले तो गोल्ड ख़त्म इसका हो गया था जब ये पेमेंट कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे, मतलब फ्रांस जब इसने मना कर दिया कि भाई अब मेरे पास पैसा नहीं है मैं नहीं रीपे कर सकता, तो जो फ्रांस था उसने जो इंडस्ट्रियल एरिया था उस पर कब्जा कर लिया। अब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में भी जो था क्या हुआ कि वो क्रैश हो चुकी थी, तो पूरी दुनिया हिल गई थी। अब लेकिन क्योंकि जर्मनी की हालत पहले ख़राब थी तो अब और ज़्यादा ख़राब हो गई, तो इसलिए जो वाइमार रिपब्लिक था उसमें लोगों का इंटरेस्ट वैसे ही ख़त्म हो चुका था, और ये कभी भी बस ही इसका टाइम पीरियड ही जैसे ख़त्म होके जाएगी, लोग इसको मतलब लाना चाहेंगे ही नहीं दोबारा उस टाइम पे। अब क्या हुआ, जो वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें कुछ कमियां भी थी। मतलब क्या थी कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना इन लोगों का बेसिकली, उसमें कहीं भी एक स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। और ऐसे चांसेस थे कि भाई अगर कोई एक पर्टिकुलर रूल नहीं था, कोई डिक्टेटर बनना चाहे तो उसके लिए कोई कानून भी नहीं बचा था उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब ये आप समझ लो कि इसी चीज़ का कहीं ना कहीं आगे फ़ायदा हिटलर उठाएगा भी। अब क्या हुआ, इसी वजह से जो इसकी सिचुएशन हो चुकी थी, अब आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा कि जो इस पार्टी का जो क्या रहेगा कि ये इजीली खुद तो अब नहीं आ सकती थी दोबारा, तो ये क्या करेंगे, लीडिंग टू अ रूल बाय कोलेशन। अब ये क्या कोशिश करेंगे कि भाई हम
अकेले तो आ नहीं पा रहे, तो हम क्या करते हैं 2-3 पार्टीज मिलके साथ में लड़ते हैं, तो फिर हो सकता है हम लोग आ जाएं वहाँ पे। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, इनके जो आर्टिकल 48 था उसमें क्या लिखा हुआ था, जो कि प्रेसिडेंट को ना पावर्स देता है कि वो इमरजेंसी लगा सके। दूसरा क्या था, इमरजेंसी के टाइम पे सारे सिविल राइट्स ख़त्म हो जाएंगे और उसमें जो रूल होना है वो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग होगा। ये इनके आर्टिकल 48 में लिखा था, जो कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ख़राब पार्ट था। ठीक है। दूसरा क्या था, जो वाइमार रिपब्लिक थी उसने क्या देखा, उसके 20 बार कैबिनेट बदले। ठीक है। मतलब आप ये समझ लो, इसने 20 अलग अलग कैबिनेट्स देखे जो कि 239 डेज के अकॉर्डिंग रहा। मतलब इसका कैबिनेट का मतलब ये होता है कि जो इसके मंत्री थे ना, वो कोई 1 साल भी पूरा नहीं कर पाया था। मतलब पूरा अपनी मिनिस्ट्री के अंदर 1 साल भी पूरा नहीं वो लगा पाया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो रहेंगी कि लोगों का कॉन्फिडेंस भी हिल जाएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम ख़राब हो जाएगा, और अब लोगों के पास ना कोई सोल्यूशन बचेगा भी नहीं धीरे धीरे, जब इनके पास एक नया लीडर आएगा। तो अब आता है राइज ऑफ हिटलर टू पावर। ठीक है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने 2 से 3 टॉपिक मेरे ख्याल से हमने कवर करे हैं। जो राइज ऑफ हिटलर का पार्ट है इसको हम एक साथ कवर करेंगे एक वीडियो में। रिकंस्ट्रक्शन तक का पार्ट मैं कोशिश करूँगी कि उस नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप कर लें। ठीक है। ये जो पार्ट रहेगा अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है, क्योंकि इसमें से आपके पास बीच में से क्वेश्चंस आएंगे, और जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं इसमें आपको मेंशन करके बता दूंगी कि एक तो उसने डेमोक्रेसी कैसे हटाई, कैसे उसको पावर मिली। तो ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आगे वाली वीडियोस। ठीक है। और अगर किसी ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी या जिसमें पुराने लेक्चर को किसी ने कवर नहीं करा है, तो आप पिछली वीडियोस पे जाके उसको चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे वीडियो दिख भी रही होगी। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।